हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक क्या है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, व्हाट आर द ड्राइव्ड क्वांटिटीज, व्हाट आर द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात की थी। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की थी, 7 हम लोगों ने किसकी बात की थी? बेसिक यूनिट्स की बात की थी, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के नेम और उसके बाद उनकी यूनिट्स और उनका सिंबल। ठीक है, तो 7 में से जो 2 सप्लीमेंट्री हैं वो तो याद ही होने चाहिए, और एटलीस्ट आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज में से यानी बेसिक यूनिट में से 5 तो याद ही होने चाहिए। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम लोग बात करने वाले हैं कि लेंथ को कैसे कैसे मेजर किया जा सकता है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो देखो यहां पर बात हो रही है कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये चीज है, ठीक है, इसको आपको क्या मार्कर को क्या करना है? मेजर करना है। दिस इज वेरी इजी टू मेजर। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने एक स्केल लिया, इसको मेजर कर दिया, बात खत्म। बट व्हाट अबाउट अगर मैं कहूं कि मार्कर का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको मेजर करना है, तो क्या आप स्केल से मेजर कर पाएंगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो क्या काम करेंगे आप स्क्रू गॉज लेंगे, ठीक है, या वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे। तो बहुत छोटी चीज हो गई तो आपने क्या यूज कर लिया? वर्नियर स्केल यूज कर लिया। उससे ज्यादा छोटी चीज हो गई तो क्या यूज कर लिया? स्क्रू गॉज यूज कर लिया। ठीक है, उससे और छोटी चीज हो गई तो आपने क्या यूज कर लिया? टेलीस्कोप यूज कर लिया। उससे सॉरी माइक्रोस्कोप यूज कर लिया। उससे और छोटी चीज हो गई तो आपने क्या यूज कर लिया? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज कर लिया। उससे और ज्यादा छोटी चीज हो गई तो क्या यूज कर लिया? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो आपने छोटी चीजों को मेजर करने के लिए सबसे पहले क्या कहा कि भाई ठीक है, स्केल सबसे पहले यूज किया। आफ्टर दैट आपने क्या यूज कर लिया? वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के बाद स्क्रू गॉज, और स्क्रू गॉज के बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप हो गया, उसी में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक, तो देखो जब माइक्रो के फॉर्म में होगा तो हम लोग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जाते हैं, जब नैनो के फॉर्म में हो जाएगा तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से जाते हैं। ठीक, और माइक्रो से कम होगा तो हम लोग क्या करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ यूज करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं आप। तो ये सारी चीजें तो हो गई, बट मान लीजिए आपको कोई दूर की चीज मेजर करनी है। ठीक है, कोई दूर की चीज मेजर करनी है, डिस्टेंस मेजर करना है, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। तो कुछ तरीकों के बारे में मैं आपको बताता हूं। बेसिकली जो हम लोग बात करने वाले हैं आज यहाँ पर वो है पैरेलैक्स मेथड के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले आप कुछ चीजें जानते होंगे। देखो सबसे पहला मेथड जो होता है, जो आप जानते होंगे, वो सबसे पहला मेथड है इको। ठीक है, जिसको हम लोग और दूसरा नाम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन मेथड। क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्शन मेथड। तो इको या जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन मेथड, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इको पहली बात क्रिएट होने के लिए कंडीशन होती है। ठीक है, तो उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो मान लीजिए जैसे आप हिल के सामने खड़े हैं, ठीक, अब वो डिस्टेंस कितना हो? 17.5 मीटर से ज्यादा हो, तो वो वहां पर जब आप खड़े हैं, तो जब आप वहां पर खड़े होंगे तो हो सकता है आप बोल रहे हो तो आवाज रिफ्लेक्ट होकर आपको क्या होती है? सुनाई देती है। ठीक, तो मान लीजिए एक हिल से दूसरे हिल का आपको डिस्टेंस मेजर करना है। एक हिल से दूसरे हिल का आपको डिस्टेंस मेजर करना है कि यानी एक हिल के बाद जो दूसरा हिल है वो कितना दूर है। तो आप क्या स्केल लेकर जाएंगे? नहीं, ना तो आप स्केल लेकर जा सकते हैं, ना ही आप क्या कर सकते हैं, कोई टेप वगैरह मेजर लेकर जा सकते हैं कि मेजर कर ले जाएं। ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग? विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन मेथड हिल के डिस्टेंस मेजर करते हैं। बट ये पुराना तरीका है, नाउ डेज वी आर यूजिंग लेजर मेथड। तो उसमें क्या होता है रिफ्लेक्शन मेथड में कि मान लो एक हिल बेटा यहां पर है, ठीक, दूसरा हिल क्या है? यहां पर है। तो आपने एक गन लिया, गन को फायर किया, गन का साउंड कहां तक गया? यहां तक गया। ठीक है, गन लिया, गन को फायर किया आपने, गन की स्पीड, जो फायर करने की स्पीड है वो नोन है। ठीक है, तो क्या हो गया? गन यहां तक गया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? फिर रिफ्लेक्ट होके यहां तक आएगा। यानी कि
जो भी आपकी साउंड है वो ट्रैवल करके इतना डिस्टेंस जाएगा और फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा। ठीक है, तो पहले यहां से यहां तक गया, रिफ्लेक्ट होके यहां तक आ गया। तो हम जानते हैं, हमने कहा इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया s, और वापस आया s। तो साउंड आपको कितने टाइम के बाद सुनाई दिया? 2s के बाद। तो हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा स्पीड के लिए डिस्टेंस को मैंने यहां से s से मेजर कर दिया है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू डी अपॉन टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस को क्या लिख देता हूं? s लिख देता हूं। तो यहां पर देखो एक डिस्टेंस बेटा यहां तक गया, साउंड यहां तक गया, फिर रिफ्लेक्ट होके यहां तक आया, यानी कि एक बार चला गया है और दोबारा वापस आया। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर्ड किया? 2s डिस्टेंस कवर्ड किया। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने कहा s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो जो रिफ्लेक्शन मेथड है या जो इको मेथड है, उसमें साउंड को मेजर करने के लिए क्या करते हैं? s इज इक्वल टू v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर क्या होना चाहिए? v पता होना चाहिए, t पता होना चाहिए। इट इज ऑब्वियस किस वेलोसिटी से गया और कितनी देर बाद आपको दोबारा सुनाई दिया। ठीक, और डिवाइडेड बाई 2, तो क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस निकल जाएगा, एक हिल से दूसरे हिल के बीच का डिस्टेंस। ओके, अब आ जाते हैं एक और दूसरा मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा रडार मेथड। दूसरा क्या है? रडार मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, देखो ये अगेन क्या है, जब आपको लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करनी हो तब किया जाता है। ठीक है, तो रडार मेथड में हम लोग क्या करते हैं, रडार यहां पर जो है रेंज एक इसको डिनोट कर रहा है, एंड डी जो डिनोट कर रहा है डिटेक्शन, और उसके बाद एंड रेंजिंग। ठीक है, रेंजिंग, सॉरी ये होता है रेडियो। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यहां पर क्या होता है, यहां पर हम लोग, अब देखो यहां पर कोई आप गन की तरह बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप एयर में हैं, ठीक, तो दूसरा एरोप्लेन भी जा रहा होगा, आप एक एरोप्लेन में बैठे हुए हैं। तो जब आप एक एरोप्लेन में बैठे हुए हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि सामने कोई दूसरा एरोप्लेन है? क्योंकि उसकी स्पीड इतनी होती है, मान लीजिए 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आ रहा है। तो जब तक आप देखेंगे कि वो आ रहा है और उस पोजीशन को चेंज करेंगे, तब तक क्या हो जाएगा? दोनों आपस में टकरा जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को खत्म करने के लिए जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं रडार मेथड। ठीक है, तो क्या करता है कि जो एरोप्लेन है कॉन्टिन्यूअसली एक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता रहता है। तो मान लीजिए कि क्या हुआ कि यहां पर एक एरोप्लेन है, ठीक है, दूसरा एरोप्लेन बहुत दूर यहां पर है। तो ये वाला एरोप्लेन एज वेल एज ये वाला एरोप्लेन, दोनों एरोप्लेन क्या करेंगे? एक दूसरे के लिए फ्रीक्वेंसी रिलीज करते रहेंगे। तो ये वाला एरोप्लेन फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा है, तो ये यहां से जाएगी फ्रीक्वेंसी, और इस एरोप्लेन पे किसी भी पोर्शन पे, एरोप्लेन के थोड़ा सा भी पोर्शन होगा तो उस पे टकरा के वापस आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि पहले इतना डिस्टेंस गया और फिर से क्या हो गया? इतना डिस्टेंस वापस आ गया, यानी कि उसको फ्रीक्वेंसी को वापस आने में अगेन कितना टाइम लग जाएगा? 2s टाइम लग जाएगा, 2s डिस्टेंस लग जाएगा। लेकिन अब यहां पर जो होगा ये वेलोसिटी नहीं होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी आप जानते हैं 330 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी बहुत कम होती है, जो हम लोग बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग जो बोलते हैं, या एयर में जो भी साउंड ट्रैवल करता है वो 330 मीटर पर सेकंड। तो ये वाली स्पीड बहुत कम होती है। तो ये वाली स्पीड से जाएगा तब तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? एक फ्रीक्वेंसी रिलीज करते हैं। वो फ्रीक्वेंसी वेव या रेडियो वेव कहलाती है। ठीक, यानी उसकी स्पीड जो होगी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी। तो अगेन हमारे लिए यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिर से देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बेटा मैंने क्या कहा? ये जो रिलीज करेगा फ्रीक्वेंसी, ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ रिलीज करेगा। तो c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना? यहां से गया फिर वापस आ गया, तो डिस्टेंस 2s डिवाइडेड बाई t। देयरफॉर s बराबर c इंटू टी डिवाइडेड बाई 2।
तो यहां पर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग में क्या हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला S इज इक्वल टू सी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, C क्या डिनोट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट कर रहा है। तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट, टी टाइम है, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी वैल्यू होती है C बराबर 3 इंटू 10 द पावर 3 इंटू, थर्ड बात करते हैं लेजर मेथड, लेजर मेथड, ठीक है। तो यहां पर क्या डिनोट कर रहा है, लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। मैं लिख देता हूं, फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation, ठीक है। तो लेजर लाइट क्या होता है, लेजर लाइट जो होता है बेटा बहुत, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है और हाई डायरेक्शनल लाइट होती है, मतलब ये स्कैटर्ड नहीं होती है। आपने देखा होगा कि जैसे एक टॉर्च लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है, लेकिन जब लेजर लाइट होती है वो बिल्कुल ही यूनिडायरेक्शनल होती है, इधर उधर बिल्कुल भी स्कैटर्ड नहीं होती है। तो लेजर लाइट का पर्पस क्या होता है, बहुत लार्ज डिस्टेंस जब आपको मेजर करना होता है तो आप क्या करते हैं, रडार मेथड के बजाय आप लेजर मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो रडार मेथड को आपने कब यूज किया, जब आपको एक एरोप्लेन से दूसरे एरोप्लेन, अब मान लो एक एरोप्लेन दूसरे एरोप्लेन से मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे लिए कितना हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब हो सकता है वो कि 1000 किलोमीटर हो जाए, ठीक है, यही हो सकता है ना। अरे मान लो अर्थ के एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर है तो 6400 किलोमीटर हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई। बट आपको निकालना है डिस्टेंस कहां का, मान लो आपको डिस्टेंस निकालना है मून का, तो जब डिस्टेंस मून का निकालना होगा तो जो रडार होता है वहां पर, यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो होता है, ये वेव क्या होने लगती है, स्कैटर्ड होने लगती है। स्कैटर्ड होने का मतलब अपने पाथ से इधर उधर चली जाती हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये मेथड उतना यूजफुल नहीं रह जाता है। ड्यू टू दैट जब आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना है, जैसे अर्थ से मून का डिस्टेंस मेजर करना है, सो वी यूज लेजर मेथड, ठीक है। तो लेजर क्या है, हाईली मोनोक्रोमेटिक है, इसकी प्रॉपर्टी यूनि डायरेक्शनल है, ठीक है, और कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करता है, कोहेरेंट होती है ये लाइट, तो इसलिए हाई डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं बेटा। अब अगेन जो इसकी स्पीड होती है वो भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, इसलिए फॉर्मूले की बात करें तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला हो गया, ओके। तो अब यहां पर हमने देखा एक पहला मेथड था इको मेथड, दूसरा रडार मेथड, तीसरा लेजर मेथड। अब 2 मेथड की और बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पैरेलैक्स मेथड पर। तो 2 मेथड हमारे लिए कौन कौन से हैं, अब जो बचा हुआ है वो है एक सोनार मेथड बेटा, एक क्या है सोनार मेथड, और जो दूसरा है, तो नेक्स्ट बात करते हैं सोनार मेथड की। सोनार मेथड, ठीक है। सोनार मेथड क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म अगर बात करें हम लोग तो क्या हो गया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसका एप्लीकेशन क्या हुआ, अब इसका एप्लीकेशन देखो, हालांकि अगर मैं कहूं कि इन सब का एप्लीकेशन बेहतर यही है कि हम लोग लेजर मेथड यूज कर ले, बट लेजर मेथड के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये बहुत कॉस्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम लोग लेजर मेथड के बजाय डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। तो जो ये सोनार मेथड है, देखो यहां पर आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये जो होता है बेसिकली सोनार मेथड, हम लोग अंडर द डेप्थ ऑफ द वाटर किसी डिस्टेंस को मेजर करना होता है, किसी रॉक को पता लगाना होता है कि सामने कोई रॉक है। मान लीजिए एक सबमरीन जा रही है पानी के अंदर, पता चला एक बहुत बड़ा सा रॉक है पानी के अंदर, तो क्या हो जाएगा, उस पर टकरा जाएगी, क्योंकि पानी के अंदर तो आपको दिखाई देगा नहीं। तो क्या होता है कि उस चीज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सोनार नेविगेशन एंड रेंजिंग। या फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपके बॉर्डर के बाहर
जो समुंदर है, ठीक है, जो सी है, उसके आपका एक बॉर्डर हो गया। हर एक कंट्री का एक बॉर्डर होता है। एक कंट्री के बॉर्डर के बाद दूसरे कंट्री का जो बॉर्डर होगा बेटा, हो सकता है कि कोई दूसरा सबमरीन लेके इंटर कर जाए, ठीक है। तो जब सबमरीन लेके इंटर कर जाएगा तो क्या होगा, जो सोनार मेथड होगा वो क्या करने लगेगा, एक अलार्म दे देगा, ठीक है। तो वो सोनार मेथड वर्क कैसे करता है यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छा नहीं होता है, बट इट इज बेटर देन इको मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो इससे बेटर होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं सोनार मेथड जो होता है वो क्या करता है कि अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगा तो मान लीजिए एक सबमरीन यहां पर है, यहां आपकी सबमरीन है और यहां पर कोई बहुत बड़ा ऐसे रॉक है, ठीक है। तो यहां से साउंड रिलीज करेगा अल्ट्रासोनिक, यहां से यहां तक जाएगा और दोबारा वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार रिलीज करेगा, ट्रांसमिट करेगा और फिर वापस आके डिटेक्ट करेगा। तो जाने में बेटा कितना डिस्टेंस हुआ, फिर से वही काम एस, आने में कितना डिस्टेंस हुआ एस, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा फिर से वही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, S इज इक्वल टू V इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो अब आप पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोनार मेथड एंड इको मेथड। तो देखो जो सोनार मेथड है यानी कि ये अंडर द वाटर भी वर्क कर सकता है और आउट ऑफ द वाटर भी वर्क कर सकता है, लेकिन जो इको मेथड है वो इको मेथड आउट ऑफ द वाटर वर्क नहीं करता है, ठीक है, सॉरी बिलो द वाटर वर्क नहीं करता है। सिर्फ किसी हिल स्टेशन के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए या जहां पर इको क्रिएट हो सके वहां पर आप काम चला सकते हैं। तो अगर बात करें हम लोग कि यहां पर, तो ये जो स्पीड होती है, ये स्पीड जो होगी ये अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन जो सोनार में स्पीड होती है वो नियरली 1500 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा सोनार, तो ऑब्वियसली बात है एयर के बराबर स्पीड हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी सॉल्टी वाटर होता है सी में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है, ड्यू टू दैट स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम जानते हैं कि जो साउंड होता है उसको मीडियम रिक्वायरमेंट होता है। तो मीडियम रिक्वायरमेंट का मतलब उसको जब एयर के बजाय क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, तो स्पीड ज्यादा अच्छी हो जाएगी। स्टील में जाएगा तो और बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना जल्दी से लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है मेजरमेंट के लिए, ट्रायंगुलर मेथड, ठीक है। तो हाई स्कूल में ये मेथड तो आपने पढ़ा है। तो ट्रायंगुलर मेथड में क्या होता है बेटा कि समझ लीजिए आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगुलर मेथड। ये वाला जो मेथड होता है ना, इससे हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। किस चीज का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, मून का डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम अर्थ, ठीक है। लेकिन ये जो चीज, ये मेथड जो है किसी बहुत छोटी चीज के लिए नहीं हो सकता है। जैसे स्टार का डिस्टेंस मेजर करना तो नहीं कर पाएंगे। चलिए खैर बात करते हैं पहले ट्रायंगुलर मेथड की, उसके बाद आएंगे पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रायंगुलर मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए आप एक ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए। तो हमने कहा ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, या कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसकी हाइट क्या है, h है। मान लीजिए एक मीनार है जिसकी हाइट क्या है, h है। अब आप उस मीनार को इस पोजीशन से देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि मीनार जो है वो अर्थ सरफेस पर है और मैं भी अर्थ सरफेस पर खड़ा हूं। तो ये क्या हो गया, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, मैं यहां पर हूं, मीनार भी कहां है, नीचे ही है, और मैं देख ऊपर रहा हूं कहां पर, मीनार के बिल्कुल टॉप पोजीशन पर। तो मैंने कहा मीनार के बिल्कुल टॉप पोजीशन पर मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो मैं कितने एंगल से देख रहा हूं, मैं थीटा एंगल से देख रहा हूं। तो मैंने कहा ये वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया यानी 90 डिग्री हो गया। ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हाइट जो कि कैलकुलेट करना है। और ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस कहलाएगा। तो मान लो ये क्या हो जाए, ए हो जाए, ये ओ हो जाए और ये क्या हो जाए, बी हो जाए। तो यहां पर कुछ भी आप मेजर कर सकते हैं। मतलब आप ये मेजर कर सकते हैं, कोई दो भी चीज पता हो कि आप अगर मान लीजिए मीनार की हाइट पता है, ठीक है। तो मीनार की हाइट बेटा अगर पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भैया मीनार कितनी दूर पर है ये पता लगा सकते हैं, ठीक, ये हो गया। दूसरी चीज कुछ भी पता हो तो एंगल भी पता कर सकते हैं। मतलब कई सारी चीजें पता कर सकते हैं, मगर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट दो क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए।
मतलब इन तीनों में से एटलीस्ट आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, या तो फिर क्या हो, एंगल पता हो, कोई एक चीज पता हो। ओके, तो यहां पर मैंने कहा देखो हम लोग अब जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस हो गया। तो ये cos थीटा और हो गया। तो अब देखो यहां पर क्या वैल्यू आपको पता चल सकती है, cos थीटा में से अगर एंगल पता है और हाइपोटेनियस पता है, ठीक है, तो आप बेस निकाल सकते हैं, या तो फिर एंगल पता है और हाइपोटेनियस पता है तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, यानी कि h कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मान लीजिए आपको हाइपोटेनियस नहीं पता है, क्या हो, हाइपोटेनियस नहीं पता है, सिर्फ एंगल पता है। तो हमने कहा ठीक है भैया, लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। बेस को मान लेते हैं x मीटर है और हाइट तो मान ही चुके हैं h है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन x हो जाएगा। देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू सॉरी देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x tan थीटा हो जाएगा। लो हाइट मेजर हो गया, किससे, ट्रायंगुलर मेथड से। नहीं तो आपको बेस पता करना है, तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, h अपॉन tan थीटा हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, h 1 अपॉन tan थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है। तो ये लो, तो हम लोगों को क्या हुआ कि एंगल पता है, या तो एंगल पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं एंगल पता है तो यहां से कुछ भी दो चीजें पता हो तो एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। बेस हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पता है, मतलब अल्टीमेटली कोई ना कोई वैल्यू दो पता होनी ही चाहिए, ठीक, एंगल और एक कोई वैल्यू पता हो, या कोई दो वैल्यू पता हो, एंगल ना पता हो तो एंगल निकाल लेंगे। ओके, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, मान लो कि h इज इक्वल टू एक्स tan थीटा या x इज इक्वल टू h cot थीटा। बट कई बार आप कहें कि ठीक है सर, चलिए ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, निकल गया हमारे लिए। अब आप कहने लगे कि ऐसा है सर, एक बार मैंने इस मीनार को यहां से देखा और अब मैं x डिस्टेंस आगे चला गया, कहां चला गया, x डिस्टेंस आगे चला गया और मैं दोबारा से मीनार को देख रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, दोबारा से मीनार को देख रहा हूं। तो मैंने कहा यहां से जब मैं देख रहा हूं तो इट इज ऑब्वियस, जितना पास में चलते चले जाओगे एंगल ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर एंगल क्या हो गया, θ1 हो गया, ये एंगल क्या हो गया, θ2 हो गया। चलो ठीक है, हाइट रिमेन कांस्टेंट। तो आपने कहा कि ऐसा है सर, अब मुझे ये बताइए कि मैं कितना डिस्टेंस चल कर गया, क्या हुआ, कितना डिस्टेंस चल कर गया। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है भैया, इसमें क्या दिक्कत है। मैंने कहा ये OA हो गया और ये क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। मान लो ये P पॉइंट हो गया। तो देखो इसके लिए tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, देखो बेटा tan थीटा क्या होता है, h अपॉन x होता है। तो यहां पर θ1 क्या हो जाएगा, h अपॉन बेस। तो हमने कहा इसके लिए बेटा tan θ1 बराबर कितना हो जाएगा, h अपॉन OP हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, नो, ओके। tan θ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, tan θ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन, देखो ये सिर्फ नहीं होगा, यहां से पूरा बेस ये है, तो h अपॉन OA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h अपॉन OA। बट आपको वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी थी, वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है PA, ठीक है। तो हमने कहा कि ऐसा है, PA की जो वैल्यू है, अगर पूरे में से इतने को माइनस कर दें, यानी क्या कह सकते हैं, OA माइनस OP किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। तो ये लो x बराबर PA। OA की वैल्यू बेटा कहां से पता है, यहां से पता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, देखो ये वाला ऊपर लिख रहा हूं, OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू h अपॉन tan θ2। ओके, 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, बहुत सही। तो h cot θ2
इन द सेम वे बेटा ओपी क्या हो जाएगा, ओपी इधर आ जाएगा h अपॉन tan थीटा, तो क्या हो जाएगा cot थीटा 1 हो जाएगा, एंड ओपी इज इक्वल टू h cot थीटा 1। हेंस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए की वैल्यू कितनी आई, h cot थीटा 2, h cot थीटा 2 माइनस ये क्या आ जाएगा h cot थीटा 1। हेंस x बराबर क्या मिल जाएगा, h कॉमन ले लेते हैं तो cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या काम किया, x की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, ट्रायंगुलर मेथड से आपने कितना डिस्टेंस मूव किया वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रायंगुलर मेथड। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग पैरेलैक्स मेथड, बट उस पैरेलैक्स मेथड से पहले एक और हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर साइज मेथड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो पहले ये जल्दी से लिख लो, मैं मिटा रहा हूं इसको। सो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो है ये एप्लीकेशन है किसका, ट्रायंगुलर मेथड का। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द मून। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, मून का या प्लैनेट का हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सही। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोगों को इट इज ऑब्वियस कुछ ना कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भैया ऐसा है, ये हमारा हो गया अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ बहुत ऐसे बड़ा सा अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ बड़ा है तो मैंने कहा कि अर्थ के मैं इस सरफेस पर ऐसे में खड़ा हूं। ठीक है, यहां पर खड़ा हूं, मुझे मून यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है, मून यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब मून यहां पर दिखाई देगा तो देखो पूरा मून तो आपको दिखाई नहीं देगा, पूरा मून आपको दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली जब आप किससे देखेंगे, टेलीस्कोप से देखेंगे बेटा, तो मून का हाफ वाला पोर्शन दिखाई देगा। यूं मानकर चलो कि ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये तो रिफ्लेक्शन है, ड्यू टू दैट हमको पूरा दिखाई देता है। बट जब आप किससे देखेंगे, टेलीस्कोप से देखेंगे, तो आपको कितना दिखाई देगा, ऐसे जितना सरफेस यानी एक कोने से दूसरा कोना दिखाई देगा, उसके ऊपर वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा। ये जो हमको दिखाई देता है ये विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, तो वो पूरा ऐसा सर्कुलर दिखाई देता है। ओके, तो मैंने मान लिया ठीक है, चलो मून ऐसे है तो है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मून का डिस्टेंस। तो जब बेटा मून का डिस्टेंस मेजर करने जा रहे हैं तो अच्छा मुझे एक शेर याद आ गया, सुनाता हूं। क्या था कि तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद भी पुराना लगता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं। चलो हमने कहा भैया ऐसा है, मैं इस पॉइंट पर हूं, कहां पर हूं, ओ पर हूं। ठीक है, मैंने लिया एक टेलीस्कोप यहां पर फिट कर दिया। मैंने कहा जब टेलीस्कोप लिया तो मैंने चांद के एक सिरे को देखा, ये देखो यहां पर देखा मैंने चांद को। मैंने फिर कहा चांद के दूसरे वाले सिरे को देखा, ये लो यहां पर देखा। ठीक है, तो अब हमको सिर्फ इतना दिखाई देगा, ऐसा तो है नहीं यहां दिखाई देगा। तो मैंने कहा ये हमको क्या दिखाई देगा, डिस्क की तरह दिखाई देगा। ठीक है, तो डिस्क की तरह दिखाई देगा, तो ये चांद का क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ओके, चांद का डायमीटर हो गया। ये हमने कहा जो हम लोग जहां से देख रहे हैं, तो जब हमने ऐसे देखा, देखो मान लो कि मैंने एक बार एग्जैक्टली ऐसे किया। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल सेंटर पे है। मैंने देखा मून का ये वाला एंड ऐसे हो गया। ठीक है, फिर मैंने देखो ये यहां पर था, फिर मैंने क्या काम किया, इसको रोटेट करा, यहां वाला देखा। तो यहां से जब रोटेट करा के आया तो क्या हो गया, कुछ एंगल बन गया, वही एंगल है थीटा। ठीक है, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल एंगल। तो ये हो गया एंगल, तो ये हो जाएगा हमारे लिए, देखो थीटा हो गया, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ट्रायंगुलर मेथड क्या कहता है, जब आपका एंगल बहुत स्मॉल हो, जब आपका एंगल बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। ड्यू टू दैट एंगल इज इक्वल टू एंगल। ठीक है, जिसको हम लोग कह रहे हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन डिस्टेंस। हम लोग जानते हैं आर्क अपॉन डिस्टेंस। तो देखो एंगल क्या है बेटा, एंगल हमने माना है थीटा। आर्क देखो, आर्क क्या है, ये पोजीशन क्या डिनोट कर रहा है, आर्क। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हम लोग एग्जैक्टली यहां से
ऐसे डिनोट कर देते हैं। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया अर्थ के सरफेस से, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क हो गया बेटा d अपॉन डिस्टेंस हो गया s। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इंटू थीटा। सो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द मून to earth s and the angle, we can calculate the diameter of the moon. Other thing, if we know the diameter of the moon, so we can calculate the distance from the earth and मून। तो दो चीजें आपको, दो में से एक कोई चीज पता होनी चाहिए। देखो एंगल तो आपके हाथ में है, कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जो दूसरी चीज है डायमीटर या डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस हम लोग पता कर सकते हैं। डिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं कि हम लोग क्या करें, लेजर लाइट लें, लेजर लाइट को कहां पर डालेंगे, मून पर डालेंगे, तो वो जाकर वहां पर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ठीक है, कितने टाइम में जा रहा है, कितना टाइम में आ रहा है। तो डिस्टेंस हमारे लिए मेजर हो गया, तो डायमीटर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या नोन होगा आपके लिए, थीटा नोन होगा, एस नोन होगा, डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारे लिए d इज इक्वल टू एस इंटू थीटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये जो, देखो ये जो मेथड है बेटा, ये किसी पॉइंट साइज के लिए वर्क नहीं करेगा। मान लो यहां पर क्या हो जाए, स्टार हो जाए। अब स्टार छोटा सा होता है तो आप उसके दोनों सरफेसेस को टेलीस्कोप से नहीं देख पाएंगे। तो जब टेलीस्कोप से नहीं देख पाएंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आप उस डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो जब आप उस डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ और मेथड यूज करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलैक्स मेथड की। ओके, तो लिख लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ distance, one of the most important measurement of distance of astronomical objects। क्या मेथड ये कहलाता है, पैरेलैक्स मेथड कहलाता है, पैरेलैक्स मेथड। तो देखो बेटा, अब आप सोच सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट तो अभी पिछली बार हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, फिर से क्यों जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल का ऑब्जेक्ट था वो पिछली बार का कंडीशन, उसमें क्या होता है कि जो भी आपका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ठीक है, यानी उसका एग्जैक्ट डायमीटर होना चाहिए। अगर आप स्टार ले लेते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाते हैं, यानी कि टेलीस्कोप से आप उसका डायमीटर फिक्स ही नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा वेरिएबल एंगल में कराएंगे वो क्या हो जाएगा, ऐसे आप देख रहे हैं छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा सा एंगल ये ऐसे हो गया, ऐसे जैसे थोड़ा सा वेरी कराएं उसके डायमीटर के बाहर चला जाएगा, तो आप डायमीटर ही नहीं पता चल पाएगा। तो जब डायमीटर नहीं पता चल पाएगा तो एंगल, यानी कि एंगल अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री हो जाता है, और साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो क्या कैलकुलेशन कर पाना इजी है, नहीं है। ड्यू टू दैट वी यूज्ड पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। तो इस पैरेलैक्स मेथड में होता क्या है बेटा, देखते हैं, ठीक है। ये चश्मा निकाल देता हूं मैं। अब आपके पास पेन है या कुछ भी है तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। मान लो कि बेटा क्या काम किया, हम जैसे यहां पर हैं, ठीक है, अर्थ के किसी सरफेस पर हैं। मान लो कि हम अर्थ के सरफेस पर यहां पर बैठ खड़े हैं, ठीक है। तो अर्थ क्या होता है, अर्थ इज ऑलवेज रोटेटिंग अबाउट द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। तो अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता रहता है। यानी ये हो गया सन, ये हो गया सन, और ये हमारा अर्थ इसके चारों तरफ ऐसे क्या करता है। अगर एग्जैक्ट वर्ड यूज करूं मैं तो इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, ठीक है, ये हो गया। तो अब मान लो मैं किसी दिन, मान लेते हैं किसी दिन 1 जनवरी को यहां पर मैं हूं, ठीक है। 1 जनवरी को अर्थ के सरफेस पर कहां हूं, यहां पर हूं, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई स्टार एग्जैक्टली यहां पर है, कहां पर है, यहां पर है, और इसको मैंने अर्थ के सरफेस से यहां से ऐसे 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 देखा, ठीक है, ये हो गया। तो मुझे स्टार एग्जैक्टली ऐसे दिखाई दे रहा है। अब अगर आपके हाथ में पेन है तो पेन ले लीजिए, कुछ भी है तो उसको ले लीजिए, ठीक है, और उसको देखना स्टार्ट करिए, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे, दोनों आईज ओपन करिए और उसको देखना स्टार्ट करिए। नाउ क्लोज द राइट आईज।
क्या करना है, पहले ऐसे देखना एग्जैक्टली। नाउ क्लोज द राइट आइज। तो जैसे आपने राइट आइज क्लोज किया, क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट इधर के बजाय यहां शिफ्ट हो गया। तो मैंने वही काम किया, मैंने कहा कि मैं इस स्टार को देख रहा था और मैंने अपनी राइट आइज क्लोज कर ली। तो जब मैंने अपनी राइट आइज क्लोज कर ली तो मुझे स्टार यहां पर दिखाई देने लगा। कहां पर दिखाई देने लगा, यहां पर दिखाई देने लगा। ओके, देखो जब आप अपनी किसी भी एकदम सेंटर में रखना है, इसको दोनों आइज के सेंटर में रखना है, ठीक है। तो आपने क्या काम किया, राइट आइज क्लोज की और एग्जैक्टली ये शिफ्ट हो गया। अब मैंने क्या काम किया, मैंने कहा ऐसा है मैं 6 महीने पूरे वेट करता हूं। तो 1 जनवरी की बात थी, तो 1 जनवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और 1 जून को मैंने जाके दोबारा कहा अब मैं दोबारा उसी स्टार को देखूंगा। स्टार का मतलब यहां क्या हो गया, हो सकता है कोई स्टार या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस छोटी चीज हो। तो मैंने क्या काम किया, पूरे 6 महीने के बाद, तो 6 महीने में मैंने क्या कहा, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो 6 महीने में ये अर्थ घूमते 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 कहां पर आ गई, दूसरे वाले हिस्से पे आ गई, ठीक है। तो यानी कि एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंच गए 6 महीने में, ठीक, जिसको आप कह सकते हैं डायमीटर। ये क्या हो गया, रोटेट जो अर्थ के जो अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में कह रही है, ठीक है। हालांकि उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है बहुत कम होता है, ड्यू टू दैट वी ऑलवेज से इट इज ऑलवेज रोटेटिंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो जो मेजर एंगल है और माइनर एंगल है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। जब ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तब बहुत एग्जैक्टली बताऊंगा। तो बेटा ये क्या हो गया, सर्किल में हो गया। तो अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, हमारे डायमीटर हो गया। अब जब मैं आया यहां पर पहुंचा तो मैंने फिर से उसी स्टार को देखा। देखो स्टार तो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा ना, हम लोग अर्थ के अराउंड अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो ठीक है, मैंने दोबारा उसी स्टार को देखा और एग्जैक्टली ऐसे देखा, ठीक है। तो मुझे फिर से वो स्टार यहां पर दिखाई दिया जो कि बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल ऐसे, यही स्टार है मान लो, तो ये सेंटर में। पिछली बार मैंने राइट आइज बंद की थी, अब क्या काम करेंगे, नाउ क्लोज योर लेफ्ट आइज। तो जैसे मैंने लेफ्ट आइज क्लोज की, ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन शिफ्ट कर देगा। अब देखो बिल्कुल सेंटर में था, इसलिए जितना इधर जा रहा है उतना इधर जाएगा। तो ये यहां से इतना दूर गया था, इसका मतलब अब हमने क्लोज किया तो ये एग्जैक्टली कहां पर चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये हमको दिखाई दे रहा है यहां से यहां पर, और ये पोजीशन हो गया, ठीक है। तो हमको जो एक्चुअल में दिखाई दे रहा था, पहले यहां पर दिखाई दे रहा था, मैंने आईज क्लोज की तो यहां दिखाई देने लगा। फिर जब 6 महीने बाद आए तो यहां पर दिखाई दे रहा था, मैंने लेफ्ट आईज क्लोज कर ली तो मुझे यहां पर दिखाई देने लगा। तो मैंने कहा, जब ऐसे में देख रहा था, राइट आईज मैंने क्लोज किया तो इट इज ऑब्वियस डेविएशन हुआ। तो मैंने कहा बेटा जो एंगल में डेविएशन हुआ वो कितना हुआ, φ1 हुआ। यहां पर आए 6 महीने बाद तो जो एंगल में डेविएशन हुआ ये कितना हो गया, φ2 हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो जब यहां से डिस्टेंस फिक्स्ड मूव किया और इधर मूव किया, दोनों डिस्टेंस बराबर हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, इट इज ऑब्वियस φ1 एंड φ2 मस्ट बी इक्वल, ड्यू टू दैट। तो यहां पर हमने क्या कहा, φ1 बेटा किसके बराबर है, φ2 के है, जिसको मान लेते हैं φ के बराबर हो गया। लेकिन हम लोगों को क्या चीज पता है, हम लोगों को ये डायमीटर पता है, हम लोगों को अर्थ का डायमीटर पता है। तो हम लोगों को अर्थ का जब डायमीटर पता है तो हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा बेटा ये एक काम करते हैं, इसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्या काम किया, इसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो जब मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया बेटा, तो देखो ये इस पोजीशन के परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये और ये ट्रायंगल क्या होंगे, बराबर हो गए। इसका मतलब ये और ये साइड क्या हो गए, अपोजिट साइड, सॉरी अपोजिट एंगल हो गए। तो φ1 और यहां पर भी एंगल कितना बन जाएगा, φ1 बन जाएगा। ये φ2 है तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, φ2 बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, φ1 एंड φ2। अब इस पूरे एंगल को हम लोग क्या करें, मान लिया, ठीक है। तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, φ1 प्लस φ2 हो जाएगा, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा, 2φ। अच्छा देखो अभी काम हो जाएगा, कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया यहां पर, इससे अच्छा मैंने क्या काम कर दिया, φ1 प्लस φ2 को φ के बराबर मान लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, φ के बराबर हो जाएगा। ये हो गया बेटा एंगल, ये हो गया डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं s,
तो अगर ये डिस्टेंस s हो गया तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। तो हमने कहा जो भी ऑब्जेक्ट था ये ए बी मान लिया, ये बी, ए पॉइंट पर 1 जन को, यहां पर 1 जून को, 6 मंथ बाद, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस, सॉरी डायमीटर यानी आर्क हो गया। तो हम जानते हैं एंगल इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन डिस्टेंस। तो यहां पर एंगल हमारे लिए कितना है, ये देखो बेटा एंगल कितना है हमारे लिए, ये φ1 + φ2 है। क्यों, क्योंकि ये पूरा ले रहे हैं। दूसरा काम आप कर सकते हैं, अभी और बताऊंगा थोड़ा सा। तो एंगल मैंने कहा क्या हो गया बेटा, फाई हो गया। फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, आर्क कितना है, डायमीटर, यानी कि इसको मान लिया बी, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, डायमीटर के बराबर हो गया। यानी जो अर्थ रोटेट कर रहा है अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो उसका डायमीटर, ठीक है, जो कि 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होती है। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क, आर्क की वैल्यू कितनी है बेटा, बी है, डिवाइडेड बाई क्या है, डिस्टेंस s। सो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन फाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर हम लोगों को बेटा जो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कैपिटल B है, यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो पता होता है। तो ये जो B की वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के, यानी B जो होता है अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। अब जो फाई यानी एंगल का जो वेरिएशन है वो तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप पूरा ना लेना चाहें, आपको कहें कि ठीक है मुझे तो एक बार यहां पर पता चल गया था एंगल, तो एंगल हम इसे फाई से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। मतलब आप पूरे 1 साल का वेट ना करना चाहें। तो यहां पर क्या हो गया, देखो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन क्या होना चाहिए, डिस्टेंस। तो यहां पर आर्क एंगल कितना है बेटा, φ1 है। तो φ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क, आर्क हमारे लिए कितना हो गया, ये मान लेते हैं इसका रेडियस r हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, r अपॉन डिस्टेंस कितना है, s है। देयरफॉर s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r अपॉन φ1 हो जाएगा। देखो ये वाला जो मेथड है यानी 6 मंथ वेट करके जो हम कर रहे हैं, इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं कि एरर की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। इसमें एरर की पॉसिबिलिटी आपके लिए ज्यादा हो सकती है। ड्यू टू दैट दिस मेथड इज मोर यूजफुल एज कंपेयर टू दिस मेथड, ठीक है। तो यहां पर बेटा फिर से वही r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻11 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1.5 × 10⁻11 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी, ओके। तो ये कैलकुलेशन हो गया। अब ये जो मेथड होता है ये किसी भी, ये जो कैलकुलेट करते हैं, याद रखना कि हम लोग इसके लिए कैलकुलेशन जो होगा 100 लाइट ईयर्स का जो डिस्टेंस होगा वही आप मेजर कर पाएंगे। अगर उससे लार्जर डिस्टेंस हो गया तो आप मेजर नहीं कर पाएंगे। मतलब वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस इफ द डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 100 लाइट ईयर्स, ओके। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक्यूरेसी प्रिसिजन की बात करेंगे, देन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की बात करेंगे और उसके बाद डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।